एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है द बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासेस के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग चर्चा कर रहे हैं चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू, किसके फॉर्म में? एमसीक्यू फॉर्म में, उसको हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, और ये बायोलॉजी का क्लास 10th का है, जो आने वाले डेढ़ महीना बाद क्या है, एग्जाम है। का सवाल नंबर 40 तक बता चुके हैं, जिसमें लगभग पोषण का सारा सवाल लगभग हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे और श्वसन में देखेंगे। किसमें देखेंगे? श्वसन में। ठीक है, तो श्वसन में देखने से पहले हम लोग समझ लेंगे कि श्वसन क्या होता है। ठीक है, श्वसन क्या होता है, श्वसन का प्रकार जो है क्या है, श्वसन का प्रकार कितने प्रकार का है, जिसको हम लोग बोलते हैं वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, इसी में फिर हम लोग देखेंगे किण्वन क्या है, किण्वन। ठीक है, किण्वन। फिर उसके बाद जो है इसमें क्रैब्स साइकिल्स होता है, और क्रैब्स साइकिल्स के बाद जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे मेनली कि श्वसन तंत्र क्या है, और श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग जो है क्रिया करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले श्वसन के बारे में जान लेते हैं। तो श्वसन के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि श्वसन वह जटिल एवं जैविक, श्वसन वह जटिल एवं जैविक रासायनिक प्रक्रम है। श्वसन जो है वह जटिल एवं जैविक रासायनिक प्रक्रम है, जिसमें कोई जीव ऑक्सीजन जब ग्रहण करता है तो उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज का सरलीकरण होता है। क्या होता है? ग्लूकोज का सरलीकरण होता है, और इस ग्लूकोज के सरलीकरण के फलस्वरूप जो होता है क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन। तो श्वसन एक जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है। श्वसन एक जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है, जिसमें कोई जीव ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद, ठीक है, ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन करती है, और उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसी क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वसन। तो श्वसन मेनली जो होता है वह ग्लूकोज का सरलीकरण करके ऊर्जा का निर्माण कराता है। ग्लूकोज का क्या करके? सरलीकरण करके ऊर्जा का निर्माण कराता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। तो श्वसन वह जटिल जैविक रासायनिक प्रक्रम है जिसमें कोई जीव ऑक्सीजन ग्रहण करने के बाद क्या करता है, ग्लूकोज का सरलीकरण करता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का सरलीकरण करता है, और उसके फलस्वरूप क्या बनाता है, ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ऊर्जा का निर्माण करता है। इस क्रिया को श्वसन कहते हैं। अब श्वसन के प्रकार में हम लोग जानते हैं कि श्वसन का दो प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? दो। ठीक है, एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय। ठीक है, इसी वायवीय को हम लोग बोलते हैं क्या, ऑक्सीकरण या ऑक्सीश्वसन, ऑक्सीश्वसन। ठीक है, ऑक्सीश्वसन। दूसरा जो होता है वह अवायवीय। क्या होता है? अवायवीय। पहला वायवीय, दूसरा अवायवीय। अवायवीय को हम लोग बोलते हैं क्या, अनोक्सी श्वसन, अनोक्सी श्वसन। ठीक है, तो श्वसन मेनली दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन और एक अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन किसे कहते हैं? तो वायवीय श्वसन में मेनली हम लोग जानते हैं कि श्वसन की वह प्रक्रिया जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ये तो परिभाषा हम लोग श्वसन का जाने थे कि ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन बहुत जब अधिक मात्रा में जब हमको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय क्या अनोक्सी श्वसन भी होता है, मतलब ऑक्सीजन के अब्सेंस में भी श्वसन होता है। ठीक है, तो श्वसन इसके आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो
ये श्वसन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, वायवीय श्वसन। क्या बोलते हैं, वायवीय श्वसन, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। क्या बोलते हैं, ऑक्सी श्वसन। और जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, तो इसमें हम लोग जानते हैं कि श्वसन जो होता है वह दो प्रकार का होता है, एक वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, दूसरा अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। वायवीय श्वसन क्या है, तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। किसमें होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन। इसी वायवीय श्वसन में हम लोग जानते हैं कि इसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं। यह जो वायवीय श्वसन है यही माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, तो कोशिका का एक कोशिकांग है। ठीक है, कोशिका का एक कोशिका का अंग है। ठीक है, इसीलिए कोशिकांग बोलते हैं। तो इसी माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, वायवीय श्वसन होता है। इस वायवीय श्वसन में जो होता है कुल 38 एटीपी ऊर्जा बनते हैं। ऊर्जा को हम लोग एटीपी में मापते हैं। किसमें मापते हैं, एटीपी में। और एटीपी में मापते हैं किसको, ऊर्जा को, या केल्विन में मापते हैं, लेकिन यहाँ पे ऊर्जा को एटीपी में मापते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑब्जेक्टिव पूछता है कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट के साथ रहता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो वायवीय श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है इसमें कुल 38 एटीपी ऊर्जा बनता है, कुल 38 एटीपी ऊर्जा। ठीक है, वायवीय श्वसन में जो होता है यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और क्या, और यह 38 एटीपी ऊर्जा बनाता है। उसी तरह अवायवीय श्वसन भी कहीं ना कहीं होता होगा। ठीक है, तो अवायवीय श्वसन वह श्वसन है या वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। यह जो क्रिया है अनॉक्सी श्वसन, अवायवीय श्वसन, यह कोशिका के कोशिका द्रव्य में होता है। किसमें होता है, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, या इसी को कहते हैं उत्तक द्रव्य में होता है, उत्तक द्रव्य में, साइटोप्लाज्म उत्तक द्रव्य में होता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन जो होता है इसमें कुल मात्र 8 एटीपी ऊर्जा बनता है। कितना, 8 एटीपी ऊर्जा, 8 एटीपी ऊर्जा बनता है इसमें, कुल 38 एटीपी। ठीक है, इसमें कितना, 8 एटीपी ऊर्जा बनता है। किसमें, अवायवीय श्वसन में। तो अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, और यह कहाँ होता है, यह कोशिका द्रव्य या उत्तक द्रव्य में होता है। और तीसरा, यह कुल मात्र 8 एटीपी ऊर्जा बनाता है। अब इसी आधार पर सवाल पूछता है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर बताइए। वायवीय और अवायवीय श्वसन में, तो पहला वायवीय श्वसन का क्या होगा, यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय का क्या होगा, यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, दूसरा वायवीय में यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, और अवायवीय श्वसन यह कहाँ होता है, कोशिका द्रव्य या उत्तक द्रव्य में होता है। ठीक है, तीसरा कि इसमें कुल 38 एटीपी ऊर्जा बनते हैं और अवायवीय श्वसन में मात्र 8 एटीपी ऊर्जा बनते हैं। तो ये 3 अंतर भी आपका हो गया, और इसी 3 पे ही क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है कि वायवीय श्वसन कहाँ होता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, कितना एटीपी ऊर्जा बनाता है, तो 38 एटीपी ऊर्जा। इनका श्वसन क्या है, श्वसन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में अंतर। फिलहाल इतना ही समझिए, फिर उसके बाद अगले वीडियो में जो है आगे का सब्जेक्टिव आप लोग को समझाएंगे। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन को आप लोग जो है अपने नोट से याद कर लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं बनाए तो गाइड में से याद कर लीजिएगा, और नहीं तो इसी को हम जो बोले हैं उसको कॉपी में नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पे आगे बढ़ते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव देखिएगा, पौधे के वायवीय भागों से
पौधों के वायवीय भाग मतलब क्या, जहां पे वायु प्रवेश करता है, ठीक है, भाग से जल का स्टोमाटा द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन कहलाता है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का स्टोमाटा मतलब क्या, रंध्र के द्वारा क्या बन के, वाष्प के रूप में निष्कासन होना मतलब बाहर निकलना, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है क्या, वाष्पो उत्सर्जन। क्या कहलाता है, वाष्पो उत्सर्जन। तो वाष्पो उत्सर्जन क्या होता है, तो जब पौधे में अधिक मात्रा में जब जल बच जाता है पत्ती में प्रकाश संश्लेषण करने के समय, तो वो जल जो है वाष्प बनकर पत्ती से रंध्र के माध्यम से बाहर निकलता है। इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। इसी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन हम लोग को मिलता है पौधा से, ठीक है। दूसरा अगला सवाल 42 नंबर देखिएगा। 41 का क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। 42 में कह रहा है क्या कि एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है। तो अभी हम लोग बताए थे एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट है, तो ट्राई मतलब क्या हो गया, 3। तो एटीपी में फॉस्फेट की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कितनी होती है, 3। अगला 43 नंबर सवाल, कोशिकीय ईंधन निम्न में से कौन है। इसमें से कौन कोशिका का ईंधन है। कोशिकीय ईंधन मतलब इनमें से कौन कोशिका का ईंधन है। मतलब कोशिका भी कुछ कार्य करता रहता है, जैसे वह कोशिका के अंदर केंद्रक में लगातार क्या होता है, डीएनए द्विगुणित होता है, और द्विगुणित होकर क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है। तो उसका ईंधन कौन है, कौन उसको इस क्रिया करने में जो है ऊर्जा देता है, तो वह है तुम्हारा कौन, ग्लूकोज। कौन है, ग्लूकोज। तो कोशिका का ईंधन जो है वो कौन है, ग्लूकोज है, ठीक है। उसी तरह 44 नंबर सवाल, जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन का काम क्या है। तो प्रोटीन का काम है शरीर का ग्रोथ कराना, मतलब मांसपेशियों का विकास करना, ठीक है। वसा का काम क्या है, तो वसा का काम है शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन रखना, ठीक है। और जब जल हम कम मात्रा में पीते हैं तो ये वसा भी हम लोग को क्या, शरीर में जल की आपूर्ति कराता है, ठीक है। अब विसरण तो एक क्रिया है। विसरण क्या है, क्रिया है। अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करना विसरण कहलाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोशिका का ईंधन कौन हो जाएगा, तुम्हारा ग्लूकोज हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है। तो ये तीसरा नंबर परिवहन में का सवाल है कि रक्त का थक्का कब बनाते हैं। तो रक्त का थक्का बनता है तुम्हारा जब कहीं पे हमारा अंग कट जाता है और खून जो बहता है, तो खून बहने के लिए रोकने के लिए जो है खून के अंदर एक प्लेटलेट्स होता है जिसको पट्टिकाणु बोलते हैं, वह रक्त का थक्का जमाता है, ठीक है। थक्का मतलब एक तरह से जाल बनाता है और खून को बहने से रोकता है। तो इसमें से कौन हो जाएगा, रक्त विषाणु नहीं, ये नहीं होगा। रक्त का थक्का बनाने में रक्त विषाणु नहीं होगा। श्वेत रक्त कण होगा, नहीं, श्वेत रक्त कण भी नहीं होगा। लाल रक्त कोशिका नहीं, लाल रक्त कोशिका भी थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पे रक्त विषाणु नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा क्या, रक्त विषाणु की जगह पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, पट्टिकाणु या डिम्बाणु। इसी को क्या बोलते, पट्टिकाणु या डिम्बाणु, या इसी को बोलते प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स जो हो गया, या इसी को बोलते हैं क्या, पट्टिकाणु। विषाणु तो हो गया वायरस, रक्त विषाणु तो हो गया वायरस, ठीक है, विषाणु नहीं होगा, ठीक है। तो पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स जो है यही तुम्हारा क्या करता है, रक्त का थक्का जो है जमाने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन उत्तरदायी है, पट्टिकाणु, प्लेटलेट्स। इसका 4 गो नाम है, प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु या बिम्बाणु। इसी को बायोलॉजी में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है। तो प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु, बिम्बाणु या थ्रोम्बोसाइट जो होता है वह क्या करता है, रक्त का थक्का जमाने में
खून को रोकने में मदद करता है। ठीक है, जिस व्यक्ति के शरीर में जो है सामान्यतः हमारे बॉडी में 1.5 से 3 लाख ये प्लेटलेट्स पाया जाता है। कितना? 3 लाख के आसपास प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसकी संख्या कम होने की वजह से हमारे शरीर में क्या हो सकता है, कट जाने पर अधिक देर तक खून बहता है। ठीक है, तो जिसके शरीर में अगर प्लेटलेट्स की मात्रा कम है तो इसकी बॉडी में अगर कहीं पे कट छिल जाता है तो खून अधिक देर तक बहता है। ठीक है, क्योंकि उसके शरीर में क्या होगा, प्लेटलेट्स की कमी होगा। ठीक है, अगला 45 नंबर सवाल, स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? तो स्वस्थ व्यक्ति का सिस्टोलिक रक्तचाप कहने का मतलब तो ये भी तुम्हारा जो कहने है कि खून जो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि यह एक बंद परिसंचरण तंत्र में बहता है। तो बंद परिसंचरण तंत्र में बहता है तो इसमें रक्त दाब उत्पन्न होता है जिसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर। तो ये जो ब्लड प्रेशर जो उत्पन्न होता है इसमें 2 तरह का प्रेशर होता है, एक सिस्टोलिक प्रेशर, एक डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो होता है वही पूछ रहा है कि कितना होता है। तो सामान्यतः जो सिस्टोलिक प्रेशर है स्वस्थ व्यक्ति में वह 120 होता है। क्या इतना होता है? 120। इसीलिए रक्त दाब को 120/80 कहा जाता है। 120/80 मतलब ऊपर का मतलब सिस्टोलिक 120 और नीचे का मतलब डायस्टोलिक मतलब 80। ठीक है, तो इसका कितना आ जाएगा, सिस्टोलिक का कितना आ जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, अगला 46 नंबर सवाल, ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो परिवहन होता है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे परिवहन चैप्टर, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन कराता है हमारे बॉडी में? तो वह जो है खून के अंदर जो होता है आरबीसी होता है। क्या होता है? आरबीसी, सॉरी हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन किसमें होता है? आरबीसी में। किसमें? तो आरबीसी जो है ऑक्सीजन के परिवहन कराने के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन प्रेजेंस होता है जिसकी उपस्थिति के कारण क्या होता है, ये खून लाल होता है और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन का परिवहन कराता है। तो कहीं आरबीसी नहीं दे, हीमोग्लोबिन दे, तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन टिक लगाना है। अगर आरबीसी भी दे और हीमोग्लोबिन भी दे तो किसमें टिक लगाइएगा? हीमोग्लोबिन में। लेकिन यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं है, मतलब हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? आरबीसी में ही, इसलिए आरबीसी इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल, कृत्रिम रूप से कृत्रिम रूप से परिशेषिका किसका हिस्सा है? कृत्रिम रूप से, तो सवाल है कि कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो कृमि रूप परिशेषिका को हम लोग क्या बोलते हैं? दीर्घरोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीर्घरोम। ठीक है, तो यह किसका हिस्सा है? आहार नाल का, तंत्रिका तंत्र का, प्रजनन तंत्र का। तो तंत्रिका तंत्र प्रजनन तंत्र नहीं होगा, वाहिका तंत्र का नहीं, आहार नाल का होगा। किसका होगा? आहार नाल का। ये कृमि रूप परिशेषिका जो होता है यह खासकर जो आंत होता है, आंत, उस आंत में यह पाया जाता है। छोटी या बड़ी आंत में जो है कृमि रूप परिशेषिका, बड़ी आंत में शायद ये पाया जाता है कृमि रूप परिशेषिका, इसीलिए आहार नाल इसका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आहार नाल। 48 नंबर सवाल, प्रकाश की ओर परोह की गति है, इसमें से कौन प्रोह की गति है? किसकी ओर? प्रकाश की ओर। तो हम लोग जानते हैं कि जो तना है, तना, वह किस ओर गति करता है? ऊपर, आकाश, प्रकाश की ओर गति करता है। जैसे सूरजमुखी का देखे होंगे हम लोग पौधा, जिधर जिधर प्रकाश जाता है उधर उधर घूम जाता है, तो इसी को बोलते क्या? प्रकाश की ओर प्रोह की गति। तो इसी को हम लोग बोलते क्या? प्रकाश अनुवर्तन बोलते। क्या बोलते हैं? प्रकाश अनुवर्तन। अगर जमीन के नीचे सीधे जाएगा जड़ तो वो क्या कहलाएगा? गुरुत्व अनुवर्तन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? गुरुत्व अनुवर्तन। अगर जमीन के नीचे जड़ है, अब जड़ के अगर यहाँ जड़ है, ठीक है, और यहाँ पानी अगर है यहाँ, तो जड़ धीरे धीरे कहाँ पानी की तरफ अगर बढ़ेगा तो इसको बोलते हैं क्या? जल अनुवर्तन। क्या बोलते हैं? जल अनुवर्तन। ठीक है, अगर सीधा बढ़ेगा तो क्या कहलाएगा?
गुरुत्व अनुवर्तन। ठीक है, अब मान लीजिए कि जड़ है, यहाँ पे जड़ के नीचे यहाँ पे रसायन है, कुछ मिनरल्स रसायन है, तो अगर इस तरफ जड़ गति करेगा तो यह कहलाएगा क्या, रसायन अनुवर्तन। क्या कहलाएगा, रसायन अनुवर्तन। तो अगर पौधा प्रकाश की ओर बढ़ेगा तो प्रकाश अनुवर्तन, धरती के गर्त में सीधा अगर जाएगा तो क्या कहलाएगा, गुरुत्व अनुवर्तन। अगर जिधर पानी उस तरफ मूव करेगा जड़ तो जल अनुवर्तन, जिधर रसायन उधर जड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, रसायन अनुवर्तन। तो इसीलिए हम लोग पौधे का जड़ जो देखते हैं वो अलग अलग दिशा में होता है, इसी कारण से जिधर उसको जल मिलता है, क्योंकि जड़ का काम क्या है, मिट्टी में से पानी को खींचकर पत्ती तक पहुंचाना, ताकि पत्ती क्या करे, प्रकाश संश्लेषण कर सके। ठीक है, तो 48 का क्या आ जाएगा, प्रकाश अनुवर्तन। 49 नंबर सवाल, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? कौन है जो जैव आवर्धन प्रदर्शित करता है? तो जैव आवर्धन मतलब कहने का मतलब है कि जो डीडीटी होता है, डीडीटी, ठीक है, डीडीटी का छिड़काव करते हैं मच्छर को मारने के लिए। ठीक है, तो ये जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला ही रसायन है। ठीक है, 50 नंबर, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? क्या है? तो रंध्र को स्टोमाटा बोलते हैं, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो गैसों का विनिमय कराना। क्या कराना? गैसों का विनिमय कराना। तो गैसों का विनिमय और उसके साथ साथ क्या कराना, वाष्पोत्सर्जन, गैस का लेन देन, और उसके साथ साथ क्या, भाप को बाहर निकालना। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, गैसों का विनिमय कहलाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इंपॉर्टेंट सवाल जो श्वसन का भी है, और सेट करने वाले ने जो है इसको परिवहन का भी सवाल सेट कर दिया है। परिवहन में जिसमें हम हृदय और रक्त के बारे में पढ़ते हैं, तो इसका भी सवाल इसमें है। ठीक है, तो आपको जो है इस सवाल को देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है और समझते चलना है, क्योंकि सवाल कैसा भी बन सकता है। ठीक है, और इसीलिए सवाल को जो ऑप्शन भी है उसको भी समझाते चल रहे हैं कि अगर इस पे सवाल को नहीं रहे तो ऑप्शन पे भी सवाल बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको एक बार फिर देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में जो है इसका हम अच्छे से पार्ट लाएंगे। चलिए आज के लिए धन्यवाद।